Welcome to Studygram. Today we will going to start the class The Gupta Era, an age of tireless creativity. आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को देखेंगे। तो हमारे हिस्ट्री के पड़ाव में हम आज गुप्ता डायनेस्टी तक पहुंच गए हैं और आज से हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी को एक हिस्ट्री में इतना बड़ा जगह मिला, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इसको हम लोग आज देखने जाएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय होने पर गर्व करने में जो भी योगदान है, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो लिटरेचर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अगर हम देखें कि भारत क्यों महान है या भारतीय सभ्यता की महानता की जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जाती है। पर उन जड़ों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सींचा है, किसी डायनेस्टी ने सींचा है, तो उस डायनेस्टी का नाम है गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एरा। इस युग ने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। इस युग ने ही आज तक भारतीय संस्कृति को बनाए रखा है। इसी युग में भारत की सभ्यता का एक सबसे मजबूत वृक्षारोपण किया गया था, सबसे मजबूत ट्री को प्लांट किया गया था, सबसे आइडियोलॉजिकल ट्री को प्लांट किया गया था। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यही वो पीरियड है गुप्ता डायनेस्टी, जहाँ पर कि भारत जो है एक आम सभ्यता से, एक नॉर्मल सभ्यता से एक महान सभ्यता बना। मतलब नॉर्मल सभ्यता से महान सभ्यता बना, जिस पर कि हम गर्व कर सकते हैं। तो गुप्ता पीरियड पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे कि गुप्ता एरा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और इस काल में किस किस सेक्टर में कौन कौन से काम हुए। पर हम लोग फ़िलहाल इस चैप्टर को एनसीईआरटी के हिसाब से शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द गुप्ता एरा, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। टायरलेस मतलब बिना थके बस क्रिएटिविटी होती गई, क्रिएटिविटी का बार लग गया। मतलब इस एरा में आप कह सकते हैं कि इस एरा में सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी हुई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्ता एरा को। तो हम लोग जैसे ही गुप्ता एरा में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि रघुवंशम जो बुक है, ये रघुवंशम जो एक क्या है, बुक है, उसको किसने लिखा था। तो इस बुक को लिखा था कालिदास ने। किस पीरियड में लिखा गया था, तो पीरियड में आप बोल सकते हैं गुप्ता पीरियड। तो कालिदास ने रघुवंशम में क्या लिखा, हम लोग देखते हैं कि कालिदास ने क्या लिखा। बोल रहा है कि अगर आप अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका साम्राज्य, आपका देश, आपका राष्ट्र या आपका किंगडम सबसे मजबूत राष्ट्र, देश या किंगडम के रूप में बनकर आए, तो आपको ताकत से ये हासिल नहीं हो सकती। ये हासिल ताकत से नहीं हो सकती है, ना ही ये राजनीतिक बुद्धि लगाकर इसको हासिल किया जा सकता है, ना ही राजनीतिक बुद्धि लगाकर राजनीतिक निपुणता में हम इसको हासिल कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमेसी के द्वारा भी सबसे ताकतवर देश नहीं बनाया जा सकता है, ना ही ताकत से ताकतवर देश बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने देश से इविल को, मतलब बुराई हर क्षेत्र में, जो आपके देश के ऊपर आक्रांता है वो भी बुरे हैं। आपके देश में जो गरीबी है उसको भी आप बुरा कह सकते हो। आपके देश में जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको आप बुरा कह सकते हो। इसको ना तो ताकत से ना तो डिप्लोमेसी से ख़त्म किया जा सकता है, ना ही अगर मान लीजिए कोई आप पे अटैक करता है और आप उसके सामने बोलने लगते अरे भैया आप तो महान हैं, आप क्यों, मतलब कि अगर हम कह दे कि भैया चाटुकारिता से भी
हम अपने देश को महान नहीं बना सकते हैं, चाटुकारिता से भी हम अपने देश को महान नहीं बना सकते। या ये नहीं कह सकते जैसे हम कहेंगे कि हम बस बहुत प्राइड 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 करने लगे, भारत महान है, भारत महान है, भारत में ये है, भारत में वो है, भारत ऐसा है वैसा है। या आप किंगडम की बहुत ज़्यादा बड़ाई करना शुरू कर दो, ये किंगडम वो किंगडम, ऐसा किंगडम वैसा किंगडम, उससे भी आपका इविल एलिमिनेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने देश से इविल को एलिमिनेट करें, तो आपको सिर्फ दो बातों का सहारा लेना पड़ेगा, एक विजडम और दूसरा नॉलेज। एक विजडम, दूसरा नॉलेज। हमें, जैसे आप गांधी जी को देखे थे, तो गांधी जी ने एक विजडम क्रिएट किया भारतीयों के अंदर कि एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे, एक ऐसा राज्य बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जो राम राज्य के सिमिलर हो। किसके सिमिलर होगा? राम राज्य के सिमिलर होगा। तो ये विजडम ही तो है, ये विजडम ही तो है कि एक ऐसा देश जहाँ सब बराबर होंगे, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो ये विजडम इसी बात को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विजडम, राम राज्य के तरफ। और इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको नॉलेज से बनाएंगे। जैसे आप देखिए कि अगर हम अपने देश को सिक्योर करना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो हमें सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे वेपन्स चाहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ अपने ताकत से, अपने हाथ के ताकत से क्या हम अपने देश को सिक्योर बना सकते हैं? क्या हम अपने देश को साइबर सिक्योरिटी से बचा सकते हैं? या राजनीति करके देश को साइबर सिक्योरिटी से बचा सकते हैं? या जो हम पे साइबर अटैक करेगा उसको हम बोलेंगे अरे भैया आप माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उससे क्या हम अपने देश को साइबर सिक्योरिटी से बचा सकते हैं? नहीं। नॉलेज ही वो बात है, नॉलेज ही वो बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आज चांद तक चले गए, तो चांद तक जाने में क्या ताकत से चांद पे गए? क्या डिप्लोमेसी से चांद पे गए? या सिर्फ महान है बोल के चांद पे गए? नहीं, नॉलेज से चांद पे गए। तो ये चीज़ बता रहा है कि किसी भी राष्ट्र को निर्माण करने के लिए विजडम और नॉलेज की ज़रूरत होती है, विजडम और नॉलेज की ज़रूरत होती है। और अगर या शासक जो है राजा या शासक जो है लग्जरी में चला जाए, लग्जरी करने लगे, पूरा ऐश और आराम में डूब जाए, एकदम मान लीजिए कि कोई 10 करोड़ का सूट पहन रहा है, बड़ी बड़ी हवाई जहाज़ में घूम रहा है, बड़े से महल में रह रहा है, एकदम फुल एकदम मज़े कर रहा है जीवन का, जो वहाँ का राजा है। या मान लीजिए जो बड़े बड़े अफसर हैं उस देश के, वो बहुत मज़े करने लगे। जैसे एग्जाम्पल है पाकिस्तान के, वहाँ के जो नेता लोग हैं वो बहुत मज़े करते हैं, वहाँ के अफसर बहुत, आर्मी ऑफिसर्स बहुत मज़े करते हैं। तो इस तरह से आपका देश मजबूत नहीं होगा, इससे आपका देश कमज़ोर हो जाएगा और ईविल पावर उसको कैप्चर कर लेगा और आपका देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसी बात को रघुवंशम जो एक किताब है, किसके द्वारा लिखा गया किताब है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था ये बुक? गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी की बात को लेके आगे चलते हैं। तो ध्रुव और भविष्य, हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारे साथी हैं, मतलब इस किताब में जो हम लोगों को हिस्ट्री के बुक को पढ़ने में मदद कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ के बुक को पढ़ने में मदद कर रहे हैं, जो इस पूरे किताब को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, वो बता रहे हैं, ध्रुव और भविष्य ये बता रहे हैं कि अभी कुछ ही समय पहले हम पांड्या किंगडम गए थे। कौन सा किंगडम गए थे? पांड्या किंगडम गए थे। जब वहाँ हम गए थे तो वहाँ के हमने मार्केट्स देखे, वहाँ पे हमने छोटे छोटे जहाज़ और बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स देखे। हमने देखा कि कैसे वहाँ रोमन्स आते हैं और मोतियाँ खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं, ट्रेड रूट्स वगैरह खरीदते हैं, तो ट्रेड रूट्स वगैरह का पार्ट बनते हैं और बहुत ही एक महानतम सभ्यता को हमने देखा। लेकिन
अब बोल रहे हैं कि क्या वैसा ही सोसाइटी, क्या वैसा ही समाज नॉर्थ में भी था या वैसा ही समाज पहले भी था। तो अब ये जो है पांड्या किंगडम से वापस आने के बाद अब जो है ये एक दूसरे किंगडम के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नए प्रकार की सभ्यता को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि नए नए प्रकार के लिटरेचर हो, नए नए प्रकार के आर्ट्स हो, इन सब चीज़ों को वो देखना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि ध्रुव और भविष्य ने क्या किया, ये बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ध्रुव और भविष्य ने क्या किया कि भैया भविष्य के पास, आपको पता होगा कि भविष्य के पास जो है फ्यूचर वाला घड़ी है, फ्यूचर और पास्ट जाने वाला घड़ी है। भविष्य ने बटन दबाया और बटन दबाते ही वो एक, जैसे ही बटन दबाया वो जो है एक आयरन पिलर के सामने जाके खड़ी हो गई। किसके सामने जाके खड़ी हो गई? आयरन पिलर के सामने जाके खड़ी हो गई और उसका दिमाग घूमने लगा। तो बोलिए भविष्य, माई हेड इज स्पिनिंग, देयर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर, हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। बोले कि कैसे याद रखेंगे हम, कैसे इसको वो करेंगे। उसका पूरा दिमाग घूमने लगा। फिर बोलते हैं डोंट, तो ध्रुव बोलता है डोंट वरी भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट। तो बोलते हैं कि अगर हम बहुत सारे किंगडम्स और बहुत सारे एम्पायर्स को याद रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हुआ था, फिर उसको हम लोग याद कर लेंगे। मतलब कि अभी के दौर में उसका क्या अवशेष है अब, या उस दौर में क्या हुआ था, अगर हम बहुत अच्छे से समझ जाएं तो हम बहुत सारे किंगडम और बहुत सारे एम्पायर्स को याद रख पाएंगे। ये तो आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि भविष्य वाला जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ भी प्रॉब्लम है। तो बोलती है भविष्य कि इज़ एनीथिंग इन द पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम। मतलब बोल रही है कि कोई ऐसा एम्पायर होगा या कोई ऐसा एम्पायर है जिसको कि उस दौर में बनाया गया कोई चीज़, उस दौर में बनाया गया कोई चीज़ अभी भी हम देख सकते हैं, अभी भी हम घर ले जा सकते हैं, अभी भी हम, मतलब मान लीजिए कि किसी एक्स पीरियड में बनाया गया चीज़ को क्या हम 2025 में देख सकते हैं? 2025 में देख सकते हैं। तो ध्रुव जो बोलता है कि लेट अस यूज़ आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। तो ध्रुव बोलता है कि टाइम मशीन को यूज़ करो और फाइंड आउट करो कि कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसको कि बनाया उस दौर में गया था लेकिन आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो फिर क्या करती है भविष्य, जो है टाइम मशीन को एक्टिवेट करती है और वो चली जाती है महरूली दिल्ली। और वो खड़ी हो जाती है कहाँ? आयरन पिलर के सामने। वो कहाँ खड़ी हो जाती है? आयरन पिलर के सामने जाके वो खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है कि वहाँ पर वो जाके देखती है कि टूर गाइड जो है उस पिलर का सिग्निफिकेंस को समझा रहा था। तो अभी क्या हुआ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अभी ध्रुव और भविष्य पांड्या पीरियड में थे। पांड्या पीरियड के बाद इनको लगा कि कुछ ऐसा देखते हैं या कुछ ऐसे समाज में जाके देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आर्ट और क्रिएटिविटी थी, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्ट था, बहुत ज़्यादा क्रिएशन था, उस पीरियड को देखते हैं। तो फिर इनके लिए एक और प्रॉब्लम आया कि कैसे ये उतना पीरियड याद रखेंगे। तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम सिक्वेंसली ये समझ जाएं कि उस पीरियड में क्या हुआ था, उस पीरियड में क्या सिग्निफिकेंस है, तो फिर हम बहुत सारे एम्पायर्स और किंगडम्स को याद रख पाएंगे। तो फिर भविष्य बोली क्या कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो उस पीरियड में भी था और आज भी हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो फिर जो है इन्होंने टाइम मशीन घुमाया और ये महरूली दिल्ली गई और इसने ये आयरन पिलर को देखा। इस आयरन पिलर को देखा किसके सामने? कुतुब मीनार के सामने आयरन पिलर को देखा। और जब ये देखी और तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि टूर गाइड इस आयरन पिलर का सिग्निफिकेंस को समझा रहा था। तो बोलते हैं आयरन पिलर के सिग्निफिकेंस को समझा रहा था। तो टूर गाइड बताता है कि ये आयरन पिलर आज से 1600 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 1600 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 1600, याद रख लेना। 1600 ईयर ओल्ड है, स्टिल स्टैंडिंग विदाउट रस्टिंग। और ये जो लोहे का पिलर है ये अभी तक खड़ा है और बिना रस्टिंग का। हम लोग जानते हैं कि अगर लोहा पानी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, तो वो रस्टिंग होता है। और रस्टिंग होने के बाद लोहा जो है ख़राब होकर ख़त्म हो जाता है। हम लोग रस्टिंग का एक जनरल प्रोसेस समझ पाते हैं। लेकिन ये पिलर जो है 1600 साल से खड़ा है,
फिर भी इसमें रस्टिंग नहीं हुआ, फिर भी इसमें रस्टिंग नहीं हुआ। रस्टिंग नहीं हुआ। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा भविष्य जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। और फिर भविष्य ध्रुव ये देखता है कि वाह इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, वाह इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, और जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे जो है भविष्य बहुत अट्रैक्ट होती है उस आयरन पिलर से, और आयरन पिलर से अट्रैक्ट होकर वो जो है गाइड अंकल के पास जाके पूछती है, मतलब जाती है और देख सुनती है कि गाइड इसके बारे में क्या बता रहा है। तो पहले तो गाइड साहब ने पहले ही बोल दिया, टूर गाइड ने, कि ये 1600 साल पुराना है और इसमें रस्ट नहीं लगता है। दूसरा, टूर गाइड ने ये बताया कि ये 6 टन का पिलर है। 6 टन का मतलब कितना हो गया? 6 टन का मतलब हो जाएगा आपका 6000 किलो। कितना हो जाएगा? 6000 किलो। 6000 kg। 6 टन मतलब 6000 किलो। और ये जो है किसके पीरियड में बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त टू के पीरियड में बनाया गया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड है। जो कि पहले मतलब ये जो पिलर था वो पहले कहाँ था? उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में लगा हुआ था। ये पिलर कहाँ लगा हुआ था? उदयगिरी पैलेस मध्य प्रदेश में। बट कुछ 100 साल पहले इसको कुतुब मीनार ला दिया गया। देखो अक्षय कुमार बोलता है ना अल्टी पल्टी, हाँ, उदयगिरी केव से इसको ला दिया गया महरौली दिल्ली। महरौली दिल्ली, जो कि कुतुब मीनार के पास है। फोटो में आपने देखा था कि ये कुतुब मीनार के पास है। ठीक है। फिर बोलते हैं कि ये पिलर जो है, ये जो पिलर है, ये भगवान विष्णु, ये जो पिलर है भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। ये पिलर किसको डेडिकेटेड था? भगवान विष्णु को। और किंग्स जो है इस पे जो छपा हुआ है, उस समय का जो राजा है किंग, कौन? चंद्रगुप्ता टू। वो जो है अपने अचीवमेंट्स को इस पिलर पे इंस्क्रिप्शन करके सेलिब्रेट कर रहा है। इंस्क्रिप्शन करके सेलिब्रेट कर रहा है। आप लोग इंस्क्रिप्शन का मतलब समझते हैं कि पत्थर या कोई पिलर पर अगर कोई चीज़ जो है छेनी हथौड़ी के मदद से या किसी भी प्रकार से लिख दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो इस बात को सुनकर भविष्य जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई। दोनों बहुत ज़्यादा, सॉरी, बोथ आर फैसिनेटिंग। और ये जो है सोचने लगी कि सबसे पहले तो हमें इसी एम्पायर के तरफ जाना चाहिए। हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? इसी एम्पायर के पास जाना चाहिए। इसी एम्पायर में हम देखना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने इस पिलर को कैसे बनाया। मतलब दोनों जो है भविष्य और ध्रुव बहुत जो है इन्फ्लुएंस हो गए कि कैसे हम जाएं और देखें कि ये कौन सा पीरियड है जहाँ पर इतना अच्छा आर्ट है, इतना अच्छा आर्ट है। तो अभी तक में हमने क्या देखा? अभी तक ने हमने देखा कि ध्रुव और भविष्य पांड्या किंगडम से वापस आई, उसके कुछ यादों को बता रही है। उसके बाद ध्रुव और भविष्य जो है आयरन पिलर के पास पहुंचती है। आयरन पिलर के बारे में जानती है, क्या क्या जानती है? कि इसे 1600 साल पहले बनाया गया था और ये जो है बिना रस्टिंग अभी खड़ा है। फिर इसके बाद ये जानती है कि ये 6 टन का पिलर है। कब बनाया गया था? गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में बनाया गया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त टू ने बनाया था। पहले ये उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश के पास लोकेटेड था। बाद में जो है इसको कुछ 100 साल पहले महरौली दिल्ली नियर कुतुब मीनार के पास लगा दिया गया, अल्टी पल्टी कर दिया गया, अल्टी पल्टी। ठीक है। कहाँ से उठाया गया? उदयगिरी केव से उठा के महरौली। इस बात से जो है भविष्य जो है बहुत अट्रैक्ट होती है और बोलती है कि अरे इस गुप्ता पीरियड को तो हमें देखना पड़ेगा, इस गुप्ता पीरियड के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उधर जाने से पहले हम एक सवाल का जवाब देते हैं। तो सवाल का जवाब ये कि उसी में से जो एक बच्चा है, तो इसमें से देखो, उसी में से आप समझो, मान लेते हैं कि इसका नाम जो है हमारा, इसका नाम मेरा अनमोल है और इसका नाम मेरा क्या है? इसका नाम मेरा शौर्य है। तो अनमोल ने पूछा कि भाई इस पिलर में रस्ट क्यों नहीं लगता? हम तो साइंस भी पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस क्या, हम तो साइंस भी पढ़ते हैं, तो बताइए। तो फिर शौर्य बोलता है कि साइंटिस्ट लोग जो है ना इस सीक्रेट को अनकवर किया है और उन्होंने बताया है कि इस पिलर के, मान लेते हैं कि ये पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर से
इस पिलर के ऊपर से एक आयरन की सीट लगाई गई है, एक आयरन की सीट लगा दी गई है। क्या लगा दिया गया है? आयरन का सीट लगा दिया है, पतला आयरन का सीट लगा दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक थिन प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है, जिसके वजह से ये रस्टिंग से बचता है। कैसे ये रस्टिंग से बचता है? तो बोला कि इस पिलर के ऊपर जो है स्पेशल आयरन यूज़ किया गया है, जो कि हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है। अब देखिए ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि आज भी हम लोहे को कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। पर आज से लगभग 1600 साल पहले एक ऐसा डायनेस्टी था, एक ऐसा किंगडम था, एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें कि उन्हें पता था कि कैसे हम आयरन को रस्टिंग से बचाएं। ये कितना बड़ा मेटियोरोलॉजिकल नमूना है, मेटलर्जी के केस में ये कितना बड़ा नमूना है मेटलर्जी में, कि इनको पता था कि कैसे हम लोहे को बचाएंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कैसे उसे बचाया जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बचाया जाता है। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 200 सेंचुरीज़ में देखें, 200 एडी में देखें, 200 एडी में देखें, तो हम लोग देखते हैं कि कुशानाज एम्पायर चल रहा था। अब बोलते हैं कि जो हमारा कुशाना एम्पायर है वो जो है धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूटने लगा, थर्ड सेंचुरी में वो टूटने लगा। और उससे जो है बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स बनना शुरू हो गए। उससे क्या बनना शुरू हो गया बच्चों? उससे छोटे छोटे एम्पायर्स बनना शुरू हो गया। तो समझो, पहले जो है हमारा कुशाना किंगडम या डायनेस्टी था, केडी कुशानाज डायनेस्टी था। ये जो है थर्ड सेंचुरी के आसपास, थर्ड सेंचुरी एडी में कमज़ोर होने लगा, जिसके वजह से ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया, न्यू किंगडम्स अराइज, छोटे छोटे न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड, सेटिंग स्टेज फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड न्यू एक्टर। फिर बोलते हैं कि छोटे छोटे किंगडम्स में टूटा, फिर जो है गुप्ता डायनेस्टी आता है और इसको जो है कंसोलिडेट करता है, इसको पूरी तरह से फिर से एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील कर देता है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड सेंचुरी सीई में कुशाना एम्पायर जहाँ कमज़ोर होने लगा, जो कहाँ राज करता था, तो बोलते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में वो कमज़ोर होने लगा। छोटे छोटे नए किंगडम्स इमर्ज हुए। छोटे छोटे नए किंगडम्स इमर्ज हुए। फिर बाद में इसको जो है एक बड़े डायनेस्टी में तब्दील कर दिया गया। न्यू एक्टर्स ऑन द स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। मतलब कुशाना डायनेस्टी ख़त्म होता है और गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होता है। केडी ख़त्म होता है, जीडी स्टार्ट होता है। कौन ख़त्म हुआ? केडी। कौन स्टार्ट हुआ? जीडी। कौन ख़त्म हुआ? केडी। कौन स्टार्ट हुआ? जीडी। ठीक है, तो केडी ख़त्म हुआ, जीडी स्टार्ट हुआ। तो इस पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गुप्ता पीरियड होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इसी पीरियड को पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे एम्पायर्स को जो है कंसोलिडेट करके गुप्ता डायनेस्टी एक बहुत बड़े किंगडम को बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी अगर शुरू में देखा जाए तो बोलते हैं शुरू में जो बोलते हैं कि बहुत ऐसे वेरियस थ्योरीज़ हैं। मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी के शुरू होने के लिए बहुत सारे इतिहासकार बहुत अलग अलग थ्योरी देते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे थ्योरी देते हैं जो सुपर नेचुरल थ्योरी है कि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया था। बहुत नए नए प्रकार के थ्योरी हैं, जितनी मुँह उतनी बातें। पर एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ ऐसे थ्योरी हैं जिसको कि हम मान सकते हैं। तो इट इज़ वाइडली, मतलब
कुछ ऐसे थ्योरी हैं जिसको मान सकते हैं। उसी में से एक जो है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, वो बोलता है कि गुप्ता डायनेस्टी भी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। जब हमारा केडी भैया टूट गए, ये केडी टूटा, तो गुप्ता डायनेस्टी भी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। मान लो ये गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है, ये गुप्ता डायनेस्टी है, छोटा सा राज्य हुआ करता था। फिर क्या बोलते हैं, ओवर द टाइम दे रोज एन एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल एम्पायर। फिर कुछ समय के बाद इन्होंने इनको कैप्चर किया, फिर इनको, फिर इनको, इनको और पूरी तरह एक बहुत बड़े एम्पायर को इन्होंने फॉर्म कर दिया। ओवर द टाइम दे रोज प्रोमिनेंट एंड एस्टैब्लिश द पावरफुल एम्पायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। द गुप्ता पीरियड कंसिडर्ड एज ए रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन पूछ देगा कि गुप्ता पीरियड को रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री क्यों बोलते हैं, इसके सिग्निफिकेंट को बताएं। तो आप लिख दीजिएगा कि their fields of art, architecture, literature, science flourished particularly during this Chandragupta II period. That legacy continues even today। मतलब कि वो जो नए प्रकार की संस्कृति, एक अलग सी, एक महानतम संस्कृति को चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में लाया गया था, उस संस्कृति जो आज तक कंटिन्यू है। इवन आज की जितनी भी छोटी छोटी जो पूजा पाठ करने वाले जो मंदिरें हैं, जो पूजा पाठ करने की जो पद्धतियां हैं, पूजा पाठ करने के लिए जो देवता हैं, उन सभी को चंद्रगुप्ता टू पीरियड में ही इस्टेब्लिश किया गया था। इसी पीरियड में जो है पुराण लिखे गए थे। एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि वेद और पुराण कैसे क्या है, उसको मैं आपको एक दिन समझाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यही वो पीरियड है जब पुराण लिखे जा रहे थे। हमारे हिंदू धर्म में पुराण का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। भारत में जो सनातन धर्म है उसमें पुराण का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आपके क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा थ्योरी सही है, तो आप बता दोगे कि गुप्ता पहले एक छोटा सा एम्पायर था जो कि उत्तर प्रदेश में था, छोटे लीडर थे, रीजनल रूलर थे। बाद में ये जो है धीरे धीरे एम्पायर्स को कॉन्कर करते बहुत बड़ा गुप्ता डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गया। इसका सिग्निफिकेंस इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस है आर्ट में, इसका सिग्निफिकेंस है आर्किटेक्चर में, इसका सिग्निफिकेंस है लिटरेचर में, इसका सिग्निफिकेंस है साइंस फ्लोरेंस में, जो कि चंद्रगुप्ता टू, ये नाम याद रखिए, चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के सभ्यताएं और कल्चर्स स्टार्ट हुई थी, जो कि आज तक चले आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए श्री गुप्ता, देखो ये श्री गुप्ता जो हैं, ये छोटा सा एक किंगडम हुआ करता था। मतलब इस किंगडम का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको श्री गुप्ता ने दिया था। किसने दिया था? श्री गुप्ता ने, नॉट इन एनसीईआरटी। सो आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। फिर बोलते हैं कि उनके बेटे घटोत्कच अगले राजा बने, और उनके बाद जो राजा बना उनका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया कि इस छोटे से किंगडम को बहुत ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद इस किंगडम को और बड़ा करने का काम किसने किया? समुद्रगुप्त ने। और इस किंगडम को सबसे बड़ा से सबसे पावरफुल एम्पायर बनाने का काम किसने किया? तो उनके बेटे चंद्रगुप्त टू ने, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू जो है पोता है किसका? ये किसका ग्रैंडसन है? चंद्रगुप्त वन का। ये किसका ग्रैंडसन है? चंद्रगुप्त वन का। तो एनसीईआरटी आपको बोलती है
कि ये चंद्रगुप्त टू और चंद्रगुप्त वन से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग था, वो अलग था, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। रामागुप्ता के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है तो आप भूल जाइए। बेसिकली इन्होंने सिर्फ 3 रूलर्स के बारे में लिखा। फिलहाल के लिए आपको इस क्लास में सिर्फ 3 रूलर के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि भैया श्रीगुप्त ने इसको छोटा सा एम्पायर बनाया, एम्पायर से शुरू किया। चंद्रगुप्त ने इसको थोड़ा सा बड़ा एम्पायर बनाया, फिर समुद्रगुप्त ने इसको और बड़ा एम्पायर बनाया, और ये सबसे पावरफुल बड़ा सा शेप कब लेता है? ये भैया लेता है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट किसने किया? चंद्रगुप्त वन ने। समुद्रगुप्त ने इसको थोड़ा बड़ा बनाया। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त वन के टाइम पे स्टार्ट हुआ। समुद्रगुप्त ने भी इसको एक्सपेंड किया, और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर बनते हुए दिख रहा है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? श्रीगुप्त ने। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले चंद्रगुप्त वन पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त टू पढ़ेंगे, फिर समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी ने ऐसे ही करके दिया है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हम लोग चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त वन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त वन जो कि ग्रैंड फादर हैं चंद्रगुप्त टू के। जो ग्रैंड फादर है किसके? चंद्रगुप्त टू के, मतलब दादाजी। मतलब कौन? दादाजी। एज ही रेफर्ड टू प्ले क्रूशियल रोल इन अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर में किसका रोल था? अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर में किसका रोल था? तो आप बोल दीजिएगा चंद्रगुप्त वन का। बोलेगा कि उनके क्या बातें थी जो रिमेंबर्ड है, उनके क्या स्ट्रैटेजीज थी? तो बोलेंगे कि ही रिमेंबर्ड फॉर हिज क्वाइन। वो अपने क्वाइंस के लिए, किसके लिए? क्वाइंस के लिए, और स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए, और स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए जाने जाते हैं। और स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? अपने क्वाइंस के लिए और स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो है उनके जो कि उनको जो है छोटे से साम्राज्य को बड़े साम्राज्य में कंसोलिडेट करने में और पावरफुल एम्पायर बनाने में मदद किया। और उनकी वाइफ का नाम कुमारा देवी थी, और उनके क्वीन का नाम कुमारा देवी था। तो बोलते हैं which helped for a strong empire. His queen name is कुमारा देवी। उनके क्वीन का नाम क्या था? कुमारा देवी। जब आप ये फोटो देखेंगे तो इस फोटो में आप देखेंगे कि भैया ये है भैया हमारे चंद्रगुप्त साहब, और ये है उनकी वाइफ कुमारा देवी। और ये जो सिक्का वाला फोटो है, ये सिक्का वाला फोटो डेडिकेटेड है लक्ष्मी देवी को। किसको डेडिकेटेड है? लक्ष्मी देवी को। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये विष्णु भगवान के उपासक है। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े उपासक हुआ करते थे। ये किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। तो हम चंद्रगुप्त वन में क्या देखे कि इन्होंने जो है अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो अपने सिक्के और स्ट्रैटेजिक अलाइंस के दम पे जाने जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पावरफुल फाउंडेशन रखा, पावरफुल एम्पायर का फाउंडेशन रखा, और पावरफुल एम्पायर बनाया भी। और उनकी क्वीन का नाम क्या था? कुमारा देवी। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। जितने बार मैंने बोला है उतने बार अगर आप बोल दोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। किसके वजह से जाने जाते थे? सिक्कों की वजह से। दूसरा, स्ट्रैटेजिक अलाइंस, जिससे क्या फ़ायदा हुआ
तो विच हेल्प्ड हिम कंसोलिडेट हिज पावर, मतलब पूरे पावर को एकत्रित करने में और एक बहुत पावरफुल साम्राज्य के, एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग एम्पायर के फाउंडेशन में मदद किया। और ये सिक्का किसको दर्शाता है? तो ये सिक्का दिखाता है उनकी वाइफ कुमारा देवी और चंद्रगुप्त वन को, और ये सिक्का लक्ष्मी देवी को दर्शाता है। ये सिक्का लक्ष्मी देवी को दर्शाता है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन के बारे में आप समझ गए। देखिए, चंद्रगुप्त वन को हमने डिस्कस कर दिया है। चंद्रगुप्त वन को मैंने डिस्कस किया है। मैंने बोला भी था कि छोटे से एम्पायर को बड़े डायनेस्टी में कन्वर्ट करने में चंद्रगुप्त वन का बहुत बड़ा रोल था। चलिए अब बोलते हैं कि अब हम लोग चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन आयरन पिलर। हमने शुरू में जो ध्रुव और भावेशा की बात सुनी थी, तो हमने जाना था कि जो आयरन पिलर बनाया था उसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त टू ने। उसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त टू ने। तो बोलते हैं इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर दिल्ली स्पीक्स द किंग्स नेम चंद्रा हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ चंद्रगुप्त टू। वन नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है, वन नहीं, चंद्रगुप्त टू से। और जिसका कि एक और नाम है जो मैंने बताया, विक्रमादित्य। जो मैंने बताया है यहाँ पे, उनका एक और नाम है जिनका, इसी को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य। पता है ये वही विक्रमादित्य हैं। हम लोग बचपन में जब एक सीरियल आता था ना, विक्रमादित्य, विक्रम और बेताल, तो ये विक्रमादित्य जो जिसके गले पे बेताल आके लटक जाता और बोलता, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो हम तुम्हें जान नहीं मारेंगे, और अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो विक्रमादित्य के कुछ सवाल होते हैं जो कि बेताल से पूछना होता है, लेकिन बेताल बोलता है कि भैया अगर तुम मुझसे सवालों के जवाब चाहते हो, अगर तुम हमसे सवालों के जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब पहले देना पड़ेगा। तो हम लोग विक्रम बेताल में जो विक्रम है वो कौन है? चंद्रगुप्त टू। याद रख लेंगे क्या? विक्रमादित्य किसका नाम है? वॉज वन ऑफ द रिनॉन्ड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये सबसे महान रूलर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। ही इज़ द डिवोटी ऑफ भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। और उन्होंने जो है उनके इंस्क्रिप्शंस में बहुत बार उनके वाहन गरुड़ का जिक्र आता है। मतलब वो जो शिलालेख लिखाया गया है चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे जो शिलालेख लिखा गया है उसमें भगवान विष्णु के वाहन का क्या नाम है? गरुड़ का बहुत बार जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है? गरुड़ का बहुत बार जिक्र आता है। तो यही बात बताया गया है। तो क्या आप चंद्रगुप्त वन के बारे में समझ गए? चंद्रगुप्त टू के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा आपको याद हो गया क्या? कि ये जो है आयरन पिलर पे लिखा गया जो नाम चंद्रा है वो चंद्रगुप्त टू का है। चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य कहते हैं। ये रिनॉन्ड रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का। ये विष्णु भगवान का भक्त है और उसके इंस्क्रिप्शन में बहुत बार गरुड़ का जिक्र किया गया है। इंस्क्रिप्शन आप समझते हैं, शिलालेख। अब हम लोग देखते हैं द वॉरियर किंग। तो देखो, इसको पावरफुल एम्पायर कन्वर्ट करने में जो सबसे बड़ा रोल था वो चंद्रगुप्त वन का था। किसका था? चंद्रगुप्त वन का। उन्होंने स्टार्ट किया क्या? स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के थ्रू और कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा जो एक पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि प्रयागराज में है उसमें जो है चंद्रगुप्त टू के फादर समुद्रगुप्त का जिक्र किया गया है। ये देख लो, इसका नाम याद रख लेना, प्रज्ञा
प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा नहीं बोलते, प्रतिष्ठा में प्राण दे रहे हो तो प्रतिष्ठा याद रहेगा। उस कहाँ पे पिलर है तो याद रखना प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज, माफ़ कीजिएगा, प्रयागा प्रतिष्ठा होगा ना, सॉरी, प्रयागराज का नाम भी शायद इसी से पड़ा है, प्रयागा प्रतिष्ठा, वही तो मैं गलत सोच रहा था। प्रयागा प्रतिष्ठा, क्या नाम है? प्रयागा प्रतिष्ठा। प्रयागा प्रतिष्ठा जो कि पिलर है, कहाँ पे है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में, जिसमें कि समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त टू के फादर का जिक्र किया है। तो देखिए, तो हमने पहले हमने चंद्रगुप्त का कहानी देख लिया, फिर हमने चंद्रगुप्त टू के बारे में एनसीईआरटी ने जो लिखा था वो हमने पढ़ लिया, चंद्रगुप्त वन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देख रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी ने बोला कि जो है प्रयागा प्रतिष्ठा पिलर जो कि प्रयागराज में है, आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, वहाँ पर समुद्रगुप्त के अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन, उस इंस्क्रिप्शन को, उस शिलालेख को लिखने वाले ऑथर कौन हैं? तो बोलते हैं कोर्ट पोएट हरिसेना। कोर्ट पोएट मतलब दरबारी कवि। जो राजा का दरबार होता है, उस दरबार में बहुत सारे कवि होते हैं, उसी में से एक दरबारी कवि है। दरबार में जो कविता पढ़ने वाले जो कवि होते हैं, दरबार में जो पोएट्री गाने वाले पोएट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट पोएट। उसी कोर्ट पोएट, जो किसके कोर्ट पोएट हैं? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हैं। किसके कोर्ट पोएट? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हैं। क्या नाम है? हरिसेना। क्या नाम है? हरिसेना, याद कर लो, क्या नाम है? हरिसेना। उन्होंने बताया अपने किंग के एम्बिशन को। तो उन्होंने बोला धरानी बंधा। धड़ा बोले तो धरती। अगर आप राजपूत पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उनके कोट्स होते थे, वीर भोग्य वसुंधरा। धड़ा बोले तो धरती। धरानी बंधा, धरती को बांधना है। तो इसका ये मतलब है कि टू यूनिफाई द अर्थ, पूरा जो देश है, पूरा जो धरती है, वो अलग अलग साम्राज्यों में टूटा हुआ है। हमारा जो पूरा देश है वो अलग अलग एम्पायर्स में टूटा हुआ था। तो बोला उसको बांध कर एक राष्ट्र बनाना है, पूरा एक राष्ट्र बनाना है, एक एम्पायर के तले उसको पूरा अंदर लाना है। तो धरानी बंधा, यूनिफाई द अर्थ। एक बार बोलो, धरानी बंधा यूनिफाई द अर्थ। पूरे देश को जोड़ देना है, पूरे ज़मीन को जोड़ लेना है, मल्टीपल एम्पायर्स को कॉन्कर करके जोड़ लेना है, धरानी बंधा, यूनिफाई द अर्थ। इस बात के लिए वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और बहुत सारे किंगडम्स को हरा देते हैं। जिन किंगडम्स को वो हरा देते हैं वो उनकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? तो आप जानते हैं कि जैसे ये नदी होती है और ये नदी जो है मल्टीपल नदी से बनती है। मल्टीपल नदी से जब बनती है तो इसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। मतलब कि छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ बड़ा राज्य। मतलब कि जो हमारा छोटा सा हमारा जो गुप्ता डायनेस्टी था, वो धीरे धीरे ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर सम्मिलित करने लगा। कैसे सम्मिलित करने लगा? हरा कर सम्मिलित करने लगा। और बोलते हैं कि बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि समुद्रगुप्त लड़ने आए और बहुत सारे राजा उनके डर से ही सबमिट कर दिए, उनके डर से ही सरेंडर कर दिए, बिना कोई प्रोटेस्ट का। ठीक है, तो इसको पढ़ते To this end, he fought many wars, defeating kings, taking over their kingdoms, and expanding his empire.
Many defeated kings reinstated and offered tributaries of समुद्रगुप्त। ये समझ में आया कि वो उनसे मिलकर उनके साथ राज्य करने में एग्री हो गए और बोलते हैं while others fearing his might सबमिटिंग विदाउट प्रोटेस्टिंग। और कुछ तो बोले कि भैया आप मेरे पे राज कर लो, जो नियम कानून जो लगाना है लगा लो, जितना टैक्स लेना है ले लो, बस आप मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से लड़ो नहीं। क्योंकि वो बहुत ताकतवर राजा थे। कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने क्या क्या देखा? हरिसेना, उनके दरबारी कोर्ट पोएट थे, जो दरबारी कवि थे, उनके एम्बिशन के बारे में हमने देखा। फिर उन्होंने कैसे अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए शुरुआत की और फिर क्या हुआ। उसके बाद बोलते हैं कि हरिसेना ने बहुत कुछ लिखा। उसी में से उन्होंने लिखा कि हरिसेना ऑल्सो रोट अबाउट हाउ द किंग्स सपोर्ट आर्ट। बोलते हैं कि समुद्रगुप्त कैसे आर्ट को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई को सपोर्ट करते हैं, ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल, जो उनके किंगडम के को बहुत अमीर और बहुत बहुत सफल राष्ट्र बनाने में, सफल डायनेस्टी बनाने में मदद करता है, सक्सेसफुल किंगडम बनने में मदद किया। समुद्रगुप्त हिमसेल्फ पोर्ट्रेट एज अ वीणा प्लेयर। और समुद्रगुप्त ने क्या बताया कि वो एक वीणा प्लेयर हैं। देखो ये फोटो बता रहा है। वीणा आप समझते हैं ना, सरस्वती देवी जो बजाती है। ठीक है, तो ये फोटो देखो, वीणा प्लेयर। तो उन्होंने अपने आप को क्या पोर्ट्रेट किया? वीणा प्लेयर से पोर्ट्रेट किया, जो कि उनके सिक्कों में लिखा हुआ है, जो उनके सिक्कों में देख सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो सिक्का है, ये देवी लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। ये देवी लक्ष्मी को भी डेडिकेटेड है। ये देवी लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये लोग अपने अचीवमेंट्स को ही क्यों प्रोक्लेम करते थे या इंस्क्राइब कराते थे? ये उनके महानता को साबित करने का जो है एक जरिया होता था। और कभी कभी क्या होता था कि जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, वो कुछ ज़्यादा ही लिख दिया करते थे कि राजा ये भी कर सकते हैं, राजा वो भी कर सकते हैं, राजा ऐसा भी कर सकते हैं। तो दो बातें, एक तो महानता को साबित करने के लिए इंस्क्रिप्शन कराते थे, दूसरी बात कि इनके कभी कभी इंस्क्रिप्शन फालतू के, इनके जो पोएट्स होते थे, दरबारी कवि होते थे, वो भी कुछ ज़्यादा ही इंस्क्राइब कर दिया करते थे। पर जब हम गौर से देखते हैं तो जो गुप्ता डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो आप मान सकते हैं कि उस समय के जो गुप्ता पीरियड के राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा महान थे। क्या थे? बहुत ही ज़्यादा महान थे। तो हमने समुद्रगुप्त को भी देख लिया। तो तीनों राजाओं के बारे में हमने इस क्लास में देख लिया। अब बोलते हैं कि वो कैसे जो है अपने किंगडम्स को बढ़ाते थे। तो देखो इसको समझाते हैं। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्व का मतलब होता है क्या? अश्व का मतलब होता है हॉर्स। और मेघ का मतलब होता है भैया सेक्रीफाइस, घोड़े का बलि देने वाला जो यज्ञ होता है। तो क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में? क्या होता था कि एक घोड़े को पूजा किया जाता था, उसका यज्ञ होता था पहले, फिर उसे घोड़े का पूजा, घोड़े का, हॉर्स का, ठीक है, हॉर्स का घोड़े का पूजा होता था और उसको छोड़ दिया जाता था। और उसके पीछे पीछे बहुत बड़ा सेना चलता था। अगर किसी राज्य से वो घोड़ा चला गया तो ये मान लिया जाता था, अश्वमेध का घोड़ा अगर किसी राज्य से चला गया तो ये मान लिया जाता था कि वो राज्य जो है एज अ ट्रिब्यूटरी टू दैट किंगडम मान ले, मतलब उस किंगडम, उस राजा के अधीन मान लिया जाता था उसको। और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ ले तो इसका ये मतलब है कि आप उस राजा से लड़ना चाहते हो जिसने इस घोड़े को छोड़ा है। तो इस प्रकार का यज्ञ जो है किसने किया था? तो इस प्रकार का यज्ञ जो है हमने जानते हैं कि राम जी ने किया था। और गुप्ता पीरियड में भी इस प्रकार का यज्ञ हुआ था। इस प्रकार का यज्ञ हुआ था। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये गुप्ता डायनेस्टी है, ये मान लो कि ये मेरा मान लो कि एक्स डायनेस्टी है, ये मान लो कि मेरा वाई डायनेस्टी है, ये एक्स है, ये वाई है,
और ये मान लो कि हमारा डब्लू डायनेस्टी है, और ये जो है हमारा बी डायनेस्टी है। तो यहाँ से घोड़ा चला, अगर इसको कोई नहीं रोकेगा, इस घोड़े को अगर कोई नहीं रोकेगा तो एक्स डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी के अंदर मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर वाई में गया, वाई में भी अगर इसको कोई नहीं रोकेगा तो वाई डायनेस्टी को भी गुप्ता डायनेस्टी का मान लिया जाएगा। फिर मान लो कि डब्लू डायनेस्टी में जब ये गया और तो इसके घोड़े को पकड़ा गया, तो फिर जो है ये जो गुप्ता डायनेस्टी का सेना जो घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था वो पूरी तरह से डब्लू पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा, फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। फिर जो है घोड़े को फिर छोड़ा जाएगा, वो बी तक जाएगा, बी वाले भी डर से सरेंडर कर देंगे, और फिर ये वापस आ जाएगा कहाँ पे, गुप्ता डायनेस्टी में, और फिर इस घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, उसकी बलि दे दी जाती थी। तो इस तरह से अश्वमेव यज्ञ होता था। Ambitious king sometime perform Ashwamev yag to build might empire and leave legacy for the future. Such significant event was celebrated, commemorated by the minted special coins like one is shown। मतलब बोल रहे हैं कि इस तरह के अश्वमेव यज्ञ, मतलब उस अश्वमेव यज्ञ को जब सेलिब्रेट किया जाता था उसके याद में बहुत अच्छे से कॉइन्स भी बनाए जाते थे, कॉइन्स भी बनाए जाते थे। और ये वाला फ़ोटो देखिए, इस फोटो से आपसे पूछ लेगा कि क्वीन जो है होल्ड कर रही है चौरी, जो फ्लाई विस्की है, फ्लाई विस्क है। तो इन दोनों फोटो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अश्वमेव यज्ञ का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए अश्वमेव यज्ञ क्या होता था कि जनरली जो है ना, पहले राजा सबसे लड़ लेता था, लेकिन राजा जो है साल 2-2 3-3 साल में वो जो है अश्वमेव यज्ञ करते थे। और वो अश्वमेव यज्ञ इसलिए करते थे कि मान लीजिए कि किसी डायनेस्टी या किसी ट्रिब्यूटरी को या किसी छोटे किंगडम को लगता है कि अब वो राजा के अधीन नहीं है तो वो घोड़े को पकड़ेगा, और अगर लगता है कि वो राजा के अधीन है तो वो घोड़े को नहीं पकड़ते थे। तो अश्वमेव यज्ञ जो है अपने ताकत को दिखाने का बहुत बड़ा जरिया रहा है। भारत में बहुत सारे राजाओं ने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट में आते हैं, बोलते हैं सम लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स बोले तो क्या बाबू, देखो दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा होता है लिटरेचर सोर्स। तो बोलते हैं कि लिटरेचर सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। हम लोग लिटरेचर सोर्स की बात करें तो लिटरेचर सोर्स में गुप्ता पीरियड कहाँ पे किस बुक में लिखा गया है, तो बोला विष्णु पुराण में गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है और बताया गया है कि गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। तो बोलते हैं कि मिडिल गैंगेटिक प्लेन, देखो 1 मार्क क्वेश्चन, अनुगंगा, मिडिल गैंगेटिक बेसिन, प्रयागा, प्रेजेंट डे प्रयागराज, साकेता, अयोध्या और मगधा, अप्रॉक्सीमेटली बिहार, ये सब जो है गुप्ता एम्पायर में कवर करते थे। गुप्ता एम्पायर कवर करते थे मतलब कि नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल ईस्ट इंडिया में भी इनका पूरा साम्राज्य था। ये किस में लिखा हुआ है, तो ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, श्री विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि पुराणों को भी उसी समय लिखा गया था, ठीक है। तो बोले लिटरेरी सोर्स से हमें ये पता चलता है कि भैया वो कितना दूर तक फैला हुआ था गुप्ता डायनेस्टी। तो अनुगंगा, प्रयागा, साकेता और मगध। तो इससे आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ देगा अयोध्या का क्या नाम था, तो आपको बताना पड़ेगा कि साकेता था। पूछ देगा प्रयागराज का क्या नाम था, प्रयागा था। मिडिल गैंगेटिक बेसिन को क्या बोलते थे, तो अनुगंगा बोलते थे। जैसे दे देगा अनुगंगा, पनुगंगा, श्री गंगा। तो इस तरह से आप 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये प्रेजेंट डे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विथ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। तो ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। इसको एक एक लाइन मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फिर बोलते हैं कि मान लीजिए ये देखिए इतना बड़ा ये हमारा किंगडम था, कितना बड़ा गुप्ता पीरियड था। देखो ये कितना बड़ा पीरियड है गुप्ता का, कितना बड़ा एरिया पे इनका राज था। देखो नॉर्थ इंडिया में भी है
सेंट्रल इंडिया में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है और सेंट्रल इंडिया में भी इनका राज्य है। अब बोलते हैं कि भैया अगर उनको लड़ना होता था तो इतना ज़्यादा आदमी लोग को कैसे ट्रांसफ़र करते होंगे। तो इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन एल्टेल्ड टू मूव द होल आर्मी सोल्जर्स, मतलब कि पूरे सेना को, हाथी को, घोड़े को, बावर्ची कुक्स को और सपोर्टिंग स्टाफ को वहाँ से वहाँ तक ले जाने में कितना ज़्यादा सप्लाई का ज़रूरत पड़ता होगा, कितना ज़्यादा सप्लाई का ज़रूरत पड़ता होगा। तो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा टास्क होता था। और उस दौर में, जिस दौर में रोड्स नहीं थे, जिस दौर में क्या बोलते ट्रेन्स गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जंगलों से इतना बड़ा सेना को मूव करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बोलते हैं कि एक तो ये मूवमेंट किया करते थे और दूसरा कि वहाँ के जो छोटे ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे, जो उसके ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे, वो उनको हेल्प करते थे। मान लेते हैं कि पाटलिपुत्रा में उनकी राजधानी है, उनकी राजधानी मान लेते हैं पाटलिपुत्रा है और उनको लड़ना उज्जैनी में है। तो ये बहुत सारी सेना लेके यहाँ आते तो थे, पर उज्जैन के जो राजा हुआ करते थे वो कुक्स का और सपोर्टिंग स्टाफ दिया करते थे। बहुत टाइम अपने घोड़े और हाथी भी दिया करते थे ताकि वो लड़ सके। तो इसी बात को एनसीईआरटी बोलते हैं कि कैसे मूव करते थे। तो वो करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन कुक हुआ, अदर सपोर्टिंग स्टाफ हुआ, या बहुत टाइम घोड़े, हाथी जो है वो सब जो है सपोर्ट वहाँ के छोटे ट्रिब्यूटरीज़ वाले राजा किया करते थे। ट्रिब्यूटरीज़ आपको समझ में आया ना। मान लो ये बहुत बड़ा किंगडम है तो उसके छोटे छोटे राज्यों को हम लोग ट्रिब्यूटरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आज हमने देख लिया कि गुप्ता पीरियड के इंट्रोडक्शन को देखा कि गुप्ता कौन है, उनके इंट्रोडक्शन को पूरी तरह समझ गए। अब देख लिया, अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि जो विदेशी जो फॉरेनर टूरिस्ट थे, जो फॉरेन टूरिस्ट थे, उन्होंने गुप्ता पीरियड के बारे में क्या लिखा है। तो ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फॉरेनर्स ने गुप्ता पीरियड के बारे में क्या